हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। ये क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट होने जा रही है, भारतीय संविधान की। कल हमने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि भारतीय संविधान का जो प्रारंभिक स्वरूप था, किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए। आज आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये पहला चैप्टर जो है हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास आपकी जीएस, यहाँ पर देख रहे हैं जीएस जीके से संबंधित क्लास है। जीएस जीके सामान्य अध्ययन, इंडियन पॉलिटी अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के निर्माण करता है, भारतीय संविधान के निर्माण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है जहां सहनशीलता की सीमा खत्म होती है वहां क्रांति का उदय होता है। जहां सहनशीलता की सीमा खत्म होती है वही क्रांति का उदय होता है। और ये आपकी भारतीय संविधान की वह पुस्तक है जो भारतीय संसद में रखी हुई है। ये देखिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी जीडी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये संविधान निर्माण करता है जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग किया। और जब संविधान तैयार हुआ था तो संविधान में 389 लोगों ने भाग लिया और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 लोगों को शामिल किया गया और बाकी के भारत के कोने कोने से, जगह जगह से लोगों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 389 लोगों ने संविधान बनने में सहयोग किया। तो देखते हैं यहाँ पर श्री गणपति महाराज आ चुके हैं और क्लास आपके प्रारंभ हो रही है। विघ्नहर्ता ओम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये क्लास आपकी प्रारंभ हो रही है। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश आ चुके हैं और ये क्लास आपकी प्रारंभ हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो संविधान की विकास यात्रा है, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें देखेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे संविधान क्या है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि संविधान क्या है। इसके पश्चात ध्यान देंगे इसके बाद देखेंगे चेंज नहीं हो रहा है संवैधानिक विकास के चरण। संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ तो इसके चरण देखेंगे। इसके बाद देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पर ध्यान देंगे। इसके बाद देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 को देखेंगे। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 में ध्यान देंगे। इसके बाद देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 देखेंगे। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 देखेंगे। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 पर जाएंगे। इसके बाद ध्यान देंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 ईस्वी में हुआ था, इस पर ध्यान देंगे। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919 देखेंगे। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 देखेंगे।
फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे, और स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इससे पूर्व जो संवैधानिक सभा अर्थात संविधान बनने से पूर्व की जो कार्य प्रणाली थी उसके बारे में ध्यान देंगे। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंडल 1946, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, और बाल्कन प्लान जो कि डिकी बर्ड प्लान, एस्मा प्लान इत्यादि, ये सारे जो चैप्टर हैं ये सारे पढ़ने के पश्चात इसके बाद हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न लास्ट में, अंत में फिर इस सभी मैटर का पूरा अभ्यास प्रश्न हम आपको लेकर आएंगे, जो सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सभी टॉपिक थे जो इस भारतीय संविधान की विकास यात्रा जो आपका चैप्टर है, इसमें सबसे पहले यहीं से ध्यान देंगे कि संविधान कैसे बनना प्रारंभ हुआ, बैठक कब हुई, कौन कौन शामिल हुए। चलिए आइए जाने आगे। यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले यहां पर ध्यान दे रहे हैं चलिए ध्यान देते हैं। यहां पर संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर ध्यान दे रहे हैं संविधान क्या है। सबसे पहले जानेंगे संविधान है क्या, यह हमारे भारत देश में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। देखिए ये संविधान जो है एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार का संचालन किया जाता है। जो सरकार चल रही है, भारत देश की व्यवस्था चल रही है, वो इसी भारतीय संविधान के माध्यम से चल रही है, उसी के नियमों के अनुसार चल रही है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जो बुनियादी ढांचा है इसको निर्धारित करने का काम करता है भारतीय संविधान। संविधान राज्य की विधायिका, यहां पर देख रहे हैं राज्य की विधायिका, यहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए यहां पर तीनों ये सरकार के तीन अंग हैं आपके, एक हो गया आपका विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। ये सरकार के तीन अंग हैं। न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। तो ये है आपका संविधान जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संरक्षित करता है, इसका संरक्षण करता है और नियमों का निर्वहन करता है। यहां पर देखते हैं प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। यहां पर देखिए कहा गया उस देश के आदर्शों, जो प्रत्येक संविधान मतलब जैसे हमारे भारत का संविधान है वैसा दूसरे देश का संविधान भी होता है। इसी प्रकार से जो संविधान होता है प्रत्येक देश का संविधान, प्रत्येक जो संविधान होता है उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि मीन्स होता है कानून, विधि मीन्स होता है कानून, अर्थात संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है, सबसे ऊंचा कानून होता है। जो संविधान होता है वो देश का सबसे बड़ा अर्थात सबसे ऊंचा कानून होता है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। बाकी के देश की जितने भी नियम कानून, जितने भी आदर्श ज्ञान जो कुछ भी है तो सब इसी संविधान पर ही आधारित होता है, इसी पर निर्भर करता है।
संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। यहां पर कहा गया है जो संविधान होता है तो एक प्रकार से जड़ दस्तावेज नहीं होता, मतलब ये हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार जो लिख दिया गया है उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये संविधान में इस प्रकार से ना जाने कितने बदलाव हो चुके हैं, और जब भी कोई समस्याएं देखने को मिलती हैं तो इस संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो देश की परंपराएं चली आ रही हैं वो भी देश के निर्माण में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे ध्यान देते हैं, यहां पर देखिए यह आपका एक मोटिवेशनल कोड है जो आपको अभिप्रेरित करता है और अभिप्रेरित करके आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बिल्कुल से आप लोग एक्टिव रहें और इस क्लास को देखते रहें और जागृत होते रहें। यहां पर लिखा है लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, अर्थात लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो यहां पर देख रहे हैं कि आपको अभिप्रेरित किया जाता है। इसके पश्चात आपको देखिए आगे क्लास, यहां पर यह संविधान की वही पुस्तक है जो जब प्रारंभ संविधान बनना प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले इसी पुस्तक का निर्माण किया गया था। इसका डिजाइन किसी और ने तैयार किया था, इसके जो पृष्ठ बने थे वो किसी और चीज से और कहीं किसी और ने बनाया था। और इसमें देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और याद रखना कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी चुने गए थे। ये भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। देखिए इन्होंने एक बात कही है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा जो है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। जो शिक्षा होती है वो किताबों के माध्यम से मिलती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसे हम साध्य कह सकते हैं। और जो कलम है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र अर्थात हथियार है, जिसे हम साधन कह सकते हैं। और जब जो साध्य और साधन का दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें इस प्रकार से अभिप्रेरित किया है। और चलते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। यहां पर देख रहे हैं आगे का जो टॉपिक था हमारा वो था संविधान का महत्व। अब देखते हैं कि जो संविधान बनाया गया तो संविधान का हमारे भारत देश में क्या महत्व होगा। तो चलिए आइए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। देखिए यहां पर कानून जो बनता है तो संविधान ये निश्चित करेगा कि सबसे पहले कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। देखिए जो समाज है हमारा, तो समाज में रहकर समाज के आधार पर ही कानून का निर्माण किया जाएगा। कि जो देखिए जो भारतीय संविधान है ये लचीला है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है, अर्थात बीच का है। लिखित संविधान है और विदेशों में से भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो यहां पर बात कही गई है समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, अर्थात समाज में सही और गलत, उचित और अनुचित का जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा, अर्थात ये निर्णय लेने की शक्ति किसमें होगी, ये संविधान तय करेगा। सरकार का निर्माण कैसे होगा, जो सरकार बनेगी, अर्थात जैसे कि सरकार बनती है अपने भारत देश में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और बाकी स्टेट के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो इनका निर्माण कौन करेगा, किस आधार पर होगा, ये सारी प्रक्रियाएं कौन लागू करता है, ये सारी प्रक्रियाएं संविधान लागू करता है, निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं
न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है, जैसे कि न्यूनतम समन्वय एवं आपसी विश्वास हेतु यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो आपसी न्यूनतम समन्वय, आपस में अगर कोई समस्या होती है तो आपस में इसमें भी नियम बनाया गया है कि हम आपस में उस समस्या का समाधान करके यहाँ पर आपसी समन्वय बना सकते हैं। और यहाँ पर समाज को बुनियादी पहचान भी प्रदान करता है कि आप देश के नागरिक हैं, जैसे कि संविधान का भाग 2 है जिसमें नागरिकता का अधिकार देता है। भारत का प्रत्येक नागरिक को नागरिकता का अधिकार दिया गया है कि आप सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर आपकी एक अलग पहचान है। तो आप इस पहचान के माध्यम से अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आप जैसा भी करते हैं, किंतु इस देश के नागरिक हैं। अगर आपने कोई अनर्गल या इलीगल काम किया है तो उसके लिए आपको संवैधानिक रूप से दंडित किया जाएगा, और अगर लीगल काम करते हैं, कोई अनर्गल नहीं, तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर संविधान जो है राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, देखिए राज्य व्यवस्था जो संविधान है हमारा, तो 3 प्रमुख अंग राज्य व्यवस्था के जो 3 प्रमुख अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तो वही यहाँ पर दिया गया है। कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उसकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। कौन करता है? संविधान करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। यहाँ पर देखिए आपको जो अधिकार मिले हैं, यहाँ पर बात कही गई यह राज्य के अंगों के अधिकार को, यहाँ पर राज्य के जो लोग हैं उन्हें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, और जिसमें यह बताया गया है कि आप अपनी मर्यादा में रहकर ही उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप निरंकुश होकर किसी को भी सताने लगे। आप वहां तक स्वतंत्र हैं जहां तक आपकी स्वतंत्रता दूसरों पर बाधा न बन रही हो, और जैसे ही आपकी स्वतंत्रता दूसरों पर बाधा बनती है तो वो भी अपने अधिकारों की मांग करेगा और आपको कानूनी रूप से दंडित होना पड़ेगा। आगे ध्यान देते हैं। संविधान एक आईना है। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है संविधान एक आईना है जो आपको मार्ग दिखाएगा, जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य, यहां पर देखिए भूत अर्थात बीते हुए कल की बातें, वर्तमान में चल रही हैं, और भविष्य अर्थात जो बीत चुकी हैं की झलक मिलती है। इसमें संविधान में ये वर्तमान, बीते हुए समय और वर्तमान समय और आने वाले समय की ये भी झलक देखने को मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। देखिए हमारे भारत देश में सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई तो ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आ चुके थे। सन 1600 से लेकर 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिशर्स हमारे भारत में रहे। और यहाँ पर जो संविधान की जो प्रक्रिया है, उपादान, राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान, तो ये सारी प्रक्रिया जो है ब्रिटिश शासन से ही भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक का मतलब होता है कानूनी रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। समय समय से इसमें बदलाव लाया गया है। तो यही बात कही। आगे ध्यान देते हैं। यहां पर देखते हैं कि इसमें गीता का ज्ञान भी है, और यहां पर जो हमारे महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद के भी आचरण अर्थात ज्ञान यहां पर छिपा हुआ है। तो इसे ग्रहण करें और अभिप्रेरित हो। और चलें देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। यहां पर कहा है देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछा करते हैं। तो यहां पर देखिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात कही है। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद के लिए एक बार और भी देख लेते हैं। देर से बनो पर
जरूर कुछ बनो, देर से ही सही पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत जरूर देखा करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए और मोटिवेट होइए, अभिप्रेरित होइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको गीता का ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए गीता में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। यहाँ पर लिखा है मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात कही गई है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इस कारण से ही जो अच्छे होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने वाले के साथ ही उसके सामने मुश्किलें भी आती हैं, और जो डरते नहीं, जो हार नहीं मानते, वो आगे परिश्रम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आगे जो है आपका मैटर टॉपिक है संवैधानिक विकास के चरण। यहां पर देख रहे हैं संवैधानिक विकास का चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यहां पर देखते हैं इसका रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए सबसे पहले जब संविधान बनने अर्थात संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सबसे पहला एक्ट जो बना था आपका, तो यही बना था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। जब 1773 अर्थात ये रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसके पश्चात ही अपने देश का कानून बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और ठीक 1773 के पश्चात 1774 में ही बंगाल में एक कानून अर्थात एक हाई कोर्ट, वहां पर एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्पे को। तो चलिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, इसमें देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। देखिए सबसे पहले, अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपका निकल के आ रहा है सामने, थोड़ा शांत रहिए। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। यहां पर कि यहां पर लिखा गया है एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। अब यहां पर पूछा जाए कि भारत का जो संविधान सर्वप्रथम लिखा गया था तो किस एक्ट के तहत, तो यहां पर उत्तर आपका मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में सबसे पहले संवैधानिक जो प्रक्रिया बनी थी, जो पहले कानून बना था या बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो अंग्रेजों के शासनकाल, और वो भी किसके माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 लागू किया गया था उसके माध्यम से। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय, यहां पर देखिए संसदीय, ब्रिटिश संसद के ही सारे नियम यहां पर रखे गए थे, नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। जो अधिनियम लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, इस अधिनियम के कुछ नियम भी थे, चलिए देख लेते हैं। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यहां पर देखिए एक बंबई, देखिए वर्तमान में इसका नाम मुंबई है और पहले उस समय इसका नाम बंबई था। तो बंबई तथा मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में आपका पड़ता है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया था। कि यहाँ की जो पहली प्रेसिडेंसी चलती थी अलग अलग, तो यहाँ पर क्योंकि कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल था, तो पश्चिम बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो पहले अधिकारी यहाँ गवर्नर जनरल वगैरह हुआ करते थे वहीं पर आते थे। तो ये यहाँ कलकत्ता में ही प्रेसिडेंसी को इसी के अधीन कर दिया गया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। यहां पर देखिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ही गवर्नर जनरल जो थे, इन्हीं में 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। देखिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जो कि सन 1774 की गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अभी जो हमने पॉइंट बताया था वही है कि सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो यहां पर उत्तर देंगे सन 1774 में।
सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सन 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य रखे गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे, ध्यान दीजिए अभी हमने आपको इनका नाम बताया था कि जब पहले कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो खोला गया तो इसके जो प्रथम न्यायाधीश बनाए गए थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे, सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया इन्हें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रेसिडेंसी के अनुसार यहाँ पर सिर्फ 4 सदस्यों को चुना गया था और 4 सदस्यों को ही कानून बनाने का अधिकार था। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर, देखिए 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बाद में यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी जो कि आपका हो गया बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, ये तीनों राज्य यहाँ पर शामिल किए गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रेसिडेंसी जो थी इनमें तीनों में शामिल हो गई। आगे ध्यान दें, इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कब बने थे, सन 1773 में, अर्थात वही रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। आगे ध्यान दें, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार यहाँ पर रिश्वत लेने पर भी और ये उपहार लेने पर भी अधिकारियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर देखिए कंपनी पर क्या था, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कंपनी की गवर्निंग जो बॉडी है इसका नियंत्रण बढ़ गया, कंपनी की देखरेख और ज्यादा बढ़ गई। अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। यहाँ पर क्राउन देखिए जिसके हाथ में ब्रिटिश शासन, क्राउन किसे कहा जाता है, क्राउन मीन्स होता है ताज। ब्रिटिश शासन में बैठे हुए वहां के जो राजा हैं या महारानी हैं तो उनके अनुसार उन्हीं के हाथ में डायरेक्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं, यहां पर आपका मोटिवेशनल कोड मिल रहा है और यहां पर देख रहे हैं लिखा है कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। तो यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो आगे देखते हैं, यहां पर बहुत सारी जब मेहनत करते हैं जब तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे समक्ष आती हैं, किंतु हर कठिनाई को पार करके हमें आगे बढ़ना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति सिर्फ बहाने। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है, उन लोगों के लिए ये बात भी कही गई है जो आलस से ज्यादा करते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति सिर्फ बहाने। तो बहाने मत, अगर अपनी सफलता पानी है तो यहाँ पर बहाने मत बल्कि रास्ता खोजिए कि हम कठिनाइयों में किस प्रकार से रास्ता खोजकर भी आगे निकल जाएं। तो चलिए आगे क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आगे यहां पर देख रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहां पर देख रहे हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहां पर जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ये 1781 में आया था। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये 1781 में आया था। इसमें कौन कौन से नियम बनाए गए, ध्यान दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बना था उसमें जो कमियां थी उनकी कमियों में सुधार करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम ये आपका 1781 लाया गया। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल,
कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल, जो इस अधिनियम का जो प्रावधान था वो गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय था, तो यहाँ पर संशोधन हुआ था, तो संशोधन में गवर्नर जनरल के एक परिषद लाई गई, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय था आपका, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में भी कुछ जो सीमांकन अर्थात सीमाएं थी उनको भी उनमें सुधार हुआ। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिनियम की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिनियम शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसकी क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, यहाँ पर देखिए, भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश भी जारी किया गया। तो इस अधिनियम के अनुसार ये सारे जो सुधार हुए, तो ये सारे सुधार इसमें किए गए। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफी ज्यादा एक्ट महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, पिट्स इंडिया, सबसे पहले देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था या कब पारित हुआ। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आपका सन 1784 में लाया गया। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, देखिए ब्रिटिश संसद में अर्थात ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट। उस समय विलियम पिट जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिस समय यह पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लाया गया सन 1784 का। इनके द्वारा, विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया इस अधिनियम का प्रमुख, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। इसमें इनकी अनुमति दे दी गई। ये अर्थात यहाँ पर कहा गया कि ब्रिटिश संसद के जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई किस एक्ट के तहत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। विलियम पिट कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। विलियम पिट भारत में जो अधिनियम लागू किया, कब लागू किया? सन 1774 में लागू किया। और किसके माध्यम से? तो पिट इंडिया एक्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली, इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायरकी। तो इसे देखिए, द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था भी प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली जो है, यह द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरुआत की गई और किसके माध्यम से? तो सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रारंभ की गई। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण भी प्रदान किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई इसके अंतर्गत, और यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली भी लागू किया गया पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के तहत। आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ
आपको अभिप्रेरित करने के लिए कुछ मोटिवेशनल कोड है, ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है सिर्फ आप खुद। आप किसी के भरोसे बैठे हैं, अगर किसी के भरोसे बैठे हैं तो दूसरों के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आप उतना ही कर पाएंगे जितना दूसरे करते हैं। अगर आप खुद से खुद करेंगे तो आप औरों से भी अधिक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर कहा गया है सिर्फ एक इंसान ही है जो आपको आगे ले जा सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। यहां पर देखिए बात कही गई है, इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करता है। यहां पर आप दुनिया को तब बदल सकते हैं जब खुद को बदलेंगे, जब खुद नहीं बदले तो आप दुनिया को क्या बदल पाएंगे। तो ये बात उनके लिए कही गई है कि दूसरों पर उंगली मत उठाइए, पहले खुद को देखिए और बाद में दूसरों को। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरों को आप ध्यान दे रहे हैं तो आप नकल कीजिए दूसरों की, क्योंकि नकल हमेशा होती है लेकिन बराबरी कभी नहीं। तो नकल कीजिए किंतु बराबरी, और वैसे ये बात तो फिलहाल कही गई है लेकिन बराबरी करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने में हमारा क्या जाता है ना। तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर वो व्यक्ति उतने ऊंचे हैं तो वो व्यक्ति कैसे पहुंचा उन ऊंचाइयों तक, हम भी कोशिश करेंगे तो उन ऊंचाइयों को जरूर छू लेंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, आपको शांत नहीं बैठना है, ध्यान देना है इन सभी चीजों पर। तो आइए चलते हैं, आगे का मैटर देख लेते हैं। लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, साथ ही मद्रास, बंबई और सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। बाद में आपका चार्टर एक्ट आया सन 1813। इस चार्टर एक्ट के तहत, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार व और चाय के व्यापार पर एक एकाधिकार बराबर रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या, ये आपका वही है। देखिए ये आपका यहां से आपका टॉपिक समाप्त हुआ और क्लास आपकी समाप्त होती है। और एक फिर से एक मोटिवेशनल कोड है, आप अभिप्रेरित होइए, क्लास आपकी समाप्त होने जा रही है और इसके पश्चात मेहनत करते रहिए। लिखा है लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो आज खामोशी से पढ़िए और कल अपनी सफलता की कहानी आपको जरूर लिखना है। तो मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। परिश्रम कीजिए। तो ये क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।